अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, अपना पूरा नाम लिखिए। अच्छा बच्चों, मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लूँ, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जो आपकी अटेंडेंस साथ साथ ही लग जाएगी। वहाब भाई हमारे जो टीचर असिस्टेंट है वो हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं। वहाब भाई, आप भी अपने नाम के साथ अगर टीचर असिस्टेंट लिख लें तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। सब बच्चों से गुजारिश है, काइंडली इररिलेवेंट मैसेज ना कीजिएगा। जिस बच्चे ने सवाल पूछना हो वो काइंडली चैट बॉक्स में सवाल पूछे, और ड्यूरिंग द क्लास में इंशाल्लाह बच्चों को माइक ऑन करके बात करने का पूरा मौका दूंगा। अब बच्चे तब बात कर सकेंगे। फ़िलहाल मैं आपको माइक ऑन करके बात करने का मौका दे रहा हूँ। अगर आपके पास आपसे आपको कोई सवाल पूछना है अपने फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी है बच्चों। आप लोग काइंडली अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर के लिहाज से, अगर कुछ पूछना चाहें तो। जी लाइबा, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। जी मोहम्मद अली, आप बात करें प्लीज़। लाइबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं बता था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम ये बैड का बताएंगे, सर इसमें आपने डेटर के साथ ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर बैड डेट एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। जी सर इसकी 85,000। सर यहाँ पर बिफोर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसके नीचे प्रोविजन तो हमने बाद में माइनस की थी 15,000 की, जो बाद में 70,000 बना था। फिर हमने अगेन प्रोविजन माइनस की थी, डिस्काउंट अलाउड की 5,000। अली बेटा, हमने ना बैड डेट चूंकि ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड भी माइनस कर दिया हुआ है, उसके बाद जो नेट डेटर्स बचे हैं ना, हम नेट डेटर्स को पे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। तो हमने नेट डेटर्स के ऊपर प्रोविजन अप्लाई की है। अभी इंशाल्लाह आज का सर ये लेक्चर जो टाइम कीजिए और क्लैरिटी हो जाएगी आपको ना। जी सर। जी हाशिम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। अली, अपना काइंडली माइक ऑफ कर दें बेटा आप। जी मोहम्मद अली, आपकी बात कंप्लीट हो गई। हाशिम बेटा, आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी। आप काइंडली आज के लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा तो आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मोहम्मद अली, माइक ऑन कर लें बेटा। ये लें बेटा, मैंने अलाउ कर दिया, अब आप ऑन कर सकते हैं। मोहम्मद अली। वहाब भाई और ईलैंड की टीम से रिक्वेस्ट है, काइंडली किसी बच्चे को ना आज वेटिंग लिस्ट में ना भिजवाइएगा। अगर कोई बच्चा अपने नाम से ना आए तो आज के दिन के लिए अलाउ कर दीजिएगा प्लीज़। जी बेटा, किसी को कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ।
चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह ड्यूरिंग द लेक्चर। जी अली, पूछिए प्लीज़। सर ये जो लास्ट टाइम 85,000 लिखा था, मतलब कि हमने 10,000 और 5,000 ऑलरेडी माइनस करके लिखे थे। जी बेटा। तो सर इसके बाद में प्रोविजंस के अलग से माइनस किए हैं? जी बेटा, मैंने, ठीक अगर आप अपने लेक्चर को रिकॉल करें तो बैड डेट जी। क्या होते हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या, ये दोनों अलग जी चीज़ें सर, हैं। प्रोविजंस बैड डेट एस्टिमेटेड क्या और होती है, ड्यूरिंग द ईयर आपको एक्चुअली पता चल गया कि आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो दैट इज योर बैड डेट। और यस सर। प्रोविजन क्या होती है, साल के एंड पे जो बाकी बैलेंस बच जाता है, जैसे 85,000 था, जो बाकी बैलेंस बच जाता है, उस पर अंदाज़ा लगाते हैं कि इनमें से किन लोगों के पैसे हमें नहीं मिल पाएंगे, दैट इज़ प्रोविजन। यस सर। तो प्रोविजन ईयर एंड पे माइनस की जाती है। अभी मैं ये सवाल कराता हूँ, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन या सिनेरियो बनाने लगा हूँ, इससे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। क्लियर है जी? यस सर। ओके। नहीं बच्चों, मैं आप सबके माइक म्यूट करने लगा हूँ। अब आप अपना माइक तो अनम्यूट नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा समझाने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा अलाउ करूँगा, आप मेरे से बात कर सकेंगे। काइंडली तवज्जो कीजिएगा। अभी एक दो बच्चों के माइक ऑन थे, बैक एंड से शोर आ रहा था। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप वो यही है कि बच्चे तवज्जो से क्लास नहीं ले पाएंगे। आप बच्चों ने कोशिश करनी है, जिस तरह आप अपनी क्लास में तवज्जो से पढ़ते हैं, यहाँ में भी तवज्जो से पढ़ें, ठीक है जी? ये मैं एक सिनेरियो ड्रा करने लगा हूँ जी। हम एक बिजनेस एज्यूम कर रहे हैं, इस बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। काइंडली कैलकुलेटर पास रख लीजिए, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करके मुझे अमाउंट्स बताइएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन यानी ये कारोबार का पहला साल है। इस साल में कारोबार ने कैश सेल्स की फॉर एग्जांपल 50,000, क्रेडिट सेल्स की हैं 100,000, ठीक है जी? ये कारोबार के पहले साल के ऑपरेशंस हैं। पूरे साल में जो कैश सेल्स हैं दैट इज 50,000 एंड क्रेडिट सेल्स हैं 150,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं लिख रहा हूँ DTY क्या है जी, ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता चला आपने डिस्काउंट अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट। जिनको उधार पे सेल की थी उनको अर्ली पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, उनसे वक्त से पहले पैसा वसूल करने के लिए आपने क्या किया, कुछ डिस्काउंट किए। से मैं अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ विच इज़ 5,000, एज्यूम कर रहा हूँ। एक्चुअल सवाल में आपको डेटा गिवन होगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, बैड डेट्स मतलब मैं नाम भी लिख लेता हूँ, मिस्टर ए बिकम बैंकरप्ट। अब वो बैंकरप्ट हो गए, अगर वो बैंकरप्ट हो गए तो वो अपने पैसे नहीं पे कर सकेंगे। मैं एज्यूम 2,000 रुपये लेने थे, अब नहीं ले पाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ 20,000, ये मुझे कैश रिसीव होगा ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी, अब आते हैं जी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर मैं डेट भी एज्यूम कर लेता हूँ विच इज़ 31/12/2018 है जी, फर्स्ट ईयर। इसको ले लेते हैं 2018 है, 31 दिसंबर 2018। अब साल के एंड पे आप अपने डेटर्स को एनालाइज कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, डेट्स एनालिसिस कर रहे हैं आप। डेट एनालिसिस करने से क्या पता चला, हमारी जो रिसीवेबल डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने एक एक डेटर्स को एनालाइज किया कि किन से हमें पैसे आसानी से मिल सकते हैं, किन डेटर्स को हमें अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट देना पड़ सकता है,
और किन डेटर से हमें एक्सपेक्टेड है कि पैसे नहीं मिलेंगे और किन के बारे में यकीन है कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो साल के एंड पे हमें पता चला, ईयर एंड पे हमें पता चला। अब ये डेट एनालिसिस मेथड में मैं लिख रहा हूँ जी, मिस्टर बी became insolvent। अभी मैं एक ही सवाल बना रहा हूँ, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैड डेट्स का मैकेनिज्म क्या है। became insolvent, जिनका डेट आपकी तरफ था, डेट बैलेंस वाज ₹1000, जिनसे आपने 1000 रुपये रिसीव करने थे। ठीक है जी। नंबर 2, इट इज एस्टिमेटेड, ये अंदाज़ा लगाया गया दैट 5% of remaining debtors would not pay their balance। क्या गौर करना आपने, ये क्या है, मैं जिस वर्ड की तरफ आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ वो क्या है, एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाया। अभी ये यकीन नहीं हुआ कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपने अंदाज़ा लगाया कि आपको ये पैसे नहीं मिल पाएंगे। फर्दर, तीसरा एनालिसिस हमारे उसी डिपार्टमेंट ने किया जब डेट्स को एनालाइज कर रहे थे। इट वुड बी there would be 10% discount allowed estimates on debtors। यानी हमारे उस डिपार्टमेंट ने अंदाज़ा लगाया कि 10% हमें डिस्काउंट भी अलाउ करना पड़ सकता है अर्ली पेमेंट्स पे। ये आ गया जी पूरे सवाल में डेटा इंफॉर्मेशन आ गई। मैं इससे आगे चलता हूँ। इस इंफॉर्मेशन के बाद चलते हैं जी रिक्वायरमेंट पे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली इस सवाल को गौर से समझिएगा। अगर ये आपको आ गया तो ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, अजान बेटा अपना कैमरा ऑन करें, ऑफ करें। प्रिपेयर डेटर्स, डेटर्स का अकाउंट बनाइए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, बैड डेट्स अकाउंट, ये बनाइए। थर्ड रिक्वायरमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये बनाइए। फोर्थ रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट बनाना आपने। लास्ट वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। आखिरी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाइए। ये रिक्वायरमेंट है जी। अच्छा जी, ये जो कैश सेल्स हुई और ये जितना भी मामला हुआ, ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर। मैं इसके साथ अगर डेट मेंशन करूँ 01/01/18 से लेके फॉर एग्जांपल 31/12/18, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं। तो जो ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं, उस उन ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री से लेजर्स बनेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है। तो हम ये काम करेंगे, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर के लेजर्स बनाते हैं। इसको सीखने से पहले एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लीजिए ताकि हमें पता हो हम कर क्या रहे हैं। आपके नोट्स पे मैंने ये एक
फ्लो चार्ट बनाया। आप काइंडली इसको ज़रा गौर से देखिएगा। कहता है अकाउंटिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स। जब क्रेडिट सेल्स होंगी तो हम क्या अकाउंटिंग करेंगे, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है जी, ये आ गया डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद जब बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स की एंट्री होगी बैड डेट्स डेबिट, ये बैड डेट्स में आ जाएगा, एंड डेटर्स क्रेडिट। जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ये देखिए नीचे दोनों ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, बैड डेट टू डेटर्स लेफ्ट साइड पे, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स अकाउंट। जब आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे ट्रैवल करेगा जी, ये ट्रैवल करके जाएगा प्रोविजन में। मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ। मोहम्मद अली बेटा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना आपने, डेटर्स की एंट्री होगी। डेटर्स के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, डेटर्स से कुछ बैलेंस बैड डेट्स में चला जाएगा। जो बैड डेट्स हो जाएंगे वो बैड डेट अकाउंट में चले जाएंगे। बैड डेट से बेटा मैं इसीलिए इसी स्क्रीन पे ले आया, डोंट वरी। बैड डेट्स में चला जाएगा। बैड डेट से ये बैलेंस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट से ये अमाउंट चले जाएगी डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ठीक है, मुजम्मिल आप देखें शो हो रहा है बेटा आपको, आप कह रहे हैं आपको शो नहीं हो रहा। बेटा आप सबको डिजिटल स्क्रीन शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी ओके। अब हम जी पहली रिक्वायरमेंट बनाने लगे हैं डेटर्स अकाउंट। काइंडली इसको ना गौर से देखिएगा, यही अकाउंटिंग अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। डेटर्स अकाउंट, अगर मैं साथ साथ इसकी डबल एंट्रीज भी करता रहूँ तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, कैश सेल्स। कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 50,000 एंड 50,000। तो हमारे डेटर्स के अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इररेलेवेंट, वी कैन इग्नोर इट। दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, उसमें दे दा जी क्रेडिट सेल्स। अब उसने मुझे क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन दे दी, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, वी हैव डेटर्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 100,000। ये हमारी अकाउंटिंग है, लेकिन हमसे तो अकाउंटिंग पूछी नहीं कि हमें हमसे पूछा कि लेजर बनाइए, और डेटर्स का लेजर मांगा, सेल्स का लेजर नहीं मांगा। इस एंट्री को अगर मैं डेटर्स में पोस्ट करूं तो डेटर्स हमारे डेबिट हो रहे हैं, मैं इसकी डेबिट साइड पर लिखूंगा 100,000 डेटर्स डेबिट हो गए। क्यों जी, सेल्स की वजह से। कौन सी सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स, ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है। फिर ड्यूरिंग द ईयर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली। कहता है डिस्काउंट अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट करने पे डिस्काउंट अलाउ किया गया, 5,000 रुपये का डिस्काउंट जब अलाउ किया गया तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है। मैं यहाँ पे इसका लेजर भी बना लेता हूँ। जो डिस्काउंट अलाउ किया गया, अगर मैं उसकी एंट्री नोट करना चाहूँ तो उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे नोट कर लेते हैं जी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, इट वाज ₹1,000, नहीं किधर गया जी, डिस्काउंट 5,000 का डिस्काउंट अलाउ किया गया तो 5,000 की एंट्री कर देंगे बेटा। ये आई बिलीव कि इसमें कोई इशू नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड की सिंपली एंट्री कर दी। तो हम इसको डिस्काउंट अलाउड में ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट हो रहा है तो मैंने 5,000 डेबिट साइड पे लिख दिया।
ये एंट्रीज बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। ये कुछ बच्चे हैं जैसे सिकंदर है, गैलेक्सी 8 है, मीर शाहान है, उस्मान अली, ये बच्चे जैसे जैसे साथ में फीडबैक देते जा रहे हैं ना, यस सर, इट इज़ वेरी गुड कि आपकी इंगेजमेंट रहेगी और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप जाग रहे हैं। वेरी गुड इस्लाम। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, मैंने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया, क्यों जी, डेटर्स की वजह से। और इसमें देखें डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो डेटर्स की क्रेडिट साइड पे 5000 लिख दूंगा। क्यों क्रेडिट हो रहे हैं जी डेटर्स, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा है। ठीक है जी। तो ये कब की बात है, ड्यूरिंग द ईयर। सिनेरियो दोबारा समझिए, ड्यूरिंग द ईयर हमने कैश सेल्स की, उससे डिस्काउंट अलाउड का कोई ताल्लुक नहीं, उससे बैड डेट्स का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे प्रोविजन का कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्काउंट अलाउड कब आएगा, जब आपने क्रेडिट सेल्स की हुई हैं, जिनको उधार पे चीज़ें बेची हैं, उनसे पैसे रिकवर करने के लिए उनको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। बैड डेट्स कब आएंगे, जब आपने उधार पे सेल्स की हुई हैं, तो उसकी वजह से बैड डेट्स होने का खतरा है। प्रोविजंस फॉर बैड डेट कब आएगी, क्योंकि आपने उधार पे बेची हुई हैं, तो अंदाजे के मुताबिक हो सकता है आपको कुछ पैसे ना मिले। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कब आएगी, जब क्रेडिट सेल्स हैं। तो सारी कपाहतें या ये जो रिस्क हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, ये सारे डेटर से रिलेटेड है। यस फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, ये हमने एंट्री पास कर दी जी ड्यूरिंग द ईयर की। और इसी तरह अकाउंटेंट साहब जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनके पास जैसे जैसे साल के दरमियान में इंफॉर्मेशन आती जाएगी, वो ये एंट्रीज पास करते जाएंगे। बैड डेट, ये ड्यूरिंग द ईयर अब आपको इन्फॉर्मेशन मिली, एक डेटर है वो बैंक करप्ट हो गए, अब उनसे पैसे आपको नहीं मिलने, आपने 2000 रुपये लेने थे, लिखा हुआ बैड डेट मिस्टर ए, जो कि बिकम हो गया बैंक करप्ट हो गए, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे 2000 रुपये। आपको ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन मिली एज अकाउंटेंट, इसकी एंट्री क्या है बैड डेट्स की। मैं यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बैड डेट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट के बैड डेट्स हो गए हैं जी हमारे, द अमाउंट वाज 2000, 2000 रुपये के बैड डेट्स हो गए। ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन मिली, अकाउंटेंट साहब ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आगे बैड डेट्स, इनके अकाउंट्स में एंट्रीज पोस्ट करें। हमने बैड डेट्स का अकाउंट नहीं बनाया, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जी, बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, बैड डेट एक्सपेंस होते हैं, इसका अकाउंट बना लिया हमने। बैड डेट डेबिट हो रहे हैं, तो मैंने डेबिट साइड पे 2000 लिख दिया। क्यों डेबिट हो रहे हैं, डेटर्स की वजह से। तो हमने साथ साथ अपनी बेसिक अकाउंटिंग को भी रिवाइज कर लिया कि हम जनरल एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया। डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, डेटर्स की क्रेडिट साइड पे 2000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दें। डेटर्स की क्रेडिट साइड पे 2000 क्रेडिट कर दिया। वाई डेटर्स क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, ड्यू टू बैड डेट्स। यहाँ तक क्लियर है जी। तो हमें आज जो अकाउंटिंग पता चली, तो किसकी पता चली, डिस्काउंट अलाउड। असल में बेटा अकाउंटिंग डबल एंट्री को ही कहते हैं। और बैड डेट की अकाउंटिंग पता चल गई, बैड डेट्स, हमेशा बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी, जब भी बैड डेट्स होंगे, बैड डेट्स डेबिट, डेट्स क्रेडिट, ये इसकी अकाउंटिंग है। बाकी तो लेजर्स में पोस्टिंग है, वो देखें यहीं से देख के मैंने नहीं चली, अमाउंट पोस्ट कर दी। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर और कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कहता है जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ₹20,000। जब आपको डेटर से कैश मिलता है, तो आपकी एंट्री होती है जी कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। मैं ये भी एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ जी। जगह देखते हैं, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। 20,000 रुपीज़ का आपको कैश मिल गया। सुभान बेटा, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं तो हमेशा डेबिट होंगे जब भी बैड डेट्स की एंट्री करेंगे, लेकिन अगर आपने गलती से ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, उसको ठीक करने के लिए कभी क्रेडिट भी करने पड़ सकते हैं। जैसे परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं, ये क्या है, तो परचेज का बैलेंस कम करने के लिए हमें क्रेडिट भी करनी पड़ सकती है। तो रट्टा नहीं लगाना, हमने वही अपने जेहन में कॉन्सेप्ट रखना है। बैड डेट एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का बैलेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस का बैलेंस अगर कम हो रहा हो तो क्रेडिट। वही डेबिट फैमिली, क्रेडिट फैमिली। ठीक है जी। अच्छा जी, हमें कैश मिला 20,000, एसेट फैमिली है, कैश इंक्रीज तो डेबिट, डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा,
डेटर्स का बैलेंस कम होगा तो डेटर्स क्या हो जाएंगे जी, क्रेडिट हो जाएंगे। रट्टा नहीं लगाना, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। ये क्या जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई मुश्किल एंट्री नहीं है। कैश का चूंकि हम अकाउंट नहीं बना रहे, डेटर्स का अकाउंट बना रहे, तो डेटर्स को क्रेडिट कर रहा हूँ मैं। डेटर्स क्रेडिट साइड पे आ जाएगी अमाउंट 20,000। ये 20,000 कहाँ से आए, ये आए जी कैश। लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे अकाउंटेंट्स आपको पता चली और उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अब साल ख़त्म हो गया, यहाँ पे आके जी साल ख़त्म हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, मुजम्मिल को सवाल पूछना चाहते हैं जी। ले मुजम्मिल, आप बेटा अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैड डेट्स हैं इनमें सर ये तो पैसे हमारे मसलन डिस्काउंट अलाउड है, जो ये तो पैसे चले गए हैं हमारे, और फिर क्रेडिट वाली साइड पे आना चाहिए था, हमने डेबिट वाली साइड पे लिखा। बेटा किसकी बात कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहे हैं? जी सर, डिस्काउंट अलाउड है ना, जो हमने दिया है मसलन हमारे अकाउंट से पहले पैसे चले गए हैं, वो बेटा क्रेडिट नहीं होने बेटा, चाहिए थे फिर। पैसे नहीं गए, पैसों के जो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। आप ज़रा गौर सर करें, आपने किसी से फॉर एग्जांपल किसी से 20,000 रुपये लेने थे, जी आपने उसको 5,000 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो उसने आपको बाकी कितने पैसे पे किए, 15,000 रुपये। जी यानी कि सर। इस हमारे केस में हमें 20,000 रुपये मिले हैं, 5,000 रुपये हमने जी डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसका मतलब उन्हें 25,000 रुपये लेने थे, 5,000 छोड़ दिए। तो जी सर। 5,000 छोड़ दिए, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। इससे पहले एक्सपेंस का बैलेंस जीरो था, इस जी सर। डिस्काउंट अलाउ करने की ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए देखिए जी मैंने सर। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट किया। ओके सर। और डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डेटर एसेट होते हैं, एसेट के बैलेंस में कमी आए तो करेक्ट। आप जैसे सोच रहे हैं कि हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया तो हमने क्या अपने पास से पैसे दिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसमें तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। पैसा बल्कि हमने लेना था वो छोड़ दिया, उनको लिए ही नहीं पैसे उनसे। ठीक है, जी सर। हाँ। और किसी बच्चे का कोई सवाल जो? जी यहाँ तक सब बच्चे क्लियर हैं? चलिए जी, मैं दोबारा आपके माइक्स म्यूट कर रहा हूँ। अब जी डेटर साहब क्या करेंगे, अब अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर्स को कर देंगे क्लोज। ठीक है, मैं यहाँ पे लेजर्स को क्लोज करता हूँ। अकाउंटेंट साहब के पास ड्यूरिंग द ईयर यही इन्फॉर्मेशन थी। ग्रेटेड साइड इज़ 100,000, काइंडली बेटा कैलकुलेशन कीजिएगा। 100,000 मैंने नीचे लिख दिया, इसमें से ऊपर मैं 9,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी वहाँ बेटा। और कोऑर्डिनेटर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, काइंडली जो बच्चे अपने नाम से नहीं आ रहे उनको आज के दिन के लिए डिसअलाउ ना कीजिए। वेटिंग रूम में आ रहे हैं, काइंडली आज इनको क्लास पढ़ने दीजिए बेटा। सुभान बेटा 73,000 आ रहा है, मेरा ख्याल है 91,000 आएगा। अच्छा 73,000, ठीक है जी, 73,000 जी। रिक्वायरमेंट नहीं है कैश लेजर बनाने की। 73,000 इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड को अगर मैं इसके लेजर को क्लोज करूं तो हमारे पास आ जाएगा जी इसका बैलेंस 5,000 है जी। बैलेंस सीडी भी कहते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, मैंने 5,000 लिख दिया। अगर मैं इसको भी क्लोज करूं तो मेरे पास 2,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,000। ये जी जितने, हाँ जी बैलेंस सीडी भी कहते हैं अरसलान इसको। बैलेंस सीडी का मतलब है कैरिड डाउन, अगले साल पे ले जाएं, कैरी कर रहे हैं। ये जी अकाउंटेंट साहब के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने ये काम कर दिया। इसके बाद अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में तीनों लेजर्स लिखेंगे। वो लिखेंगे जी डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस कितना है, एक डेबिट साइड होती है ट्रायल बैलेंस की और एक होती है क्रेडिट साइड। वो लिखेंगे डेटर्स का बैलेंस 73,000 डेबिट बैलेंस होता है इसका। वो लिखेंगे बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस
आज हमने एक ट्रायल बैलेंस में नया एक्सपेंस देख लिया विच इज़ बैड डेट एक्सपेंस। उसका बैलेंस है हमारे पास 2000। वो 2000 रुपये इसका बैलेंस लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। फिर वो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। इसका बैलेंस लेजर के क्लोजिंग से आएगा 5000। बेटा मैंने एक स्ट्रैक बनाया। अब आप ये ना सोचिएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही, क्योंकि हमने सारे लेजर्स नहीं बनाए। सारे लेजर्स बनाते तो इक्वल आता। ये ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट साहब ने हमें बना के दे दिया। अब हम सीनियर अकाउंटेंट बन गए। ये तो जूनियर अकाउंटेंट का काम है, ड्यूरिंग द ईयर उसने इस इंफॉर्मेशन से ये काम कर लिया। अब हम ईयर एंड पे आए हैं, तो हमारे पास ईयर एंड पे एट द ईयर एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई जो कि हमारे एक जूनियर अकाउंटेंट के पास नहीं होगी। अब हम सीनियर अकाउंटेंट है, हमारा काम क्या है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस को ठीक करना और वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये हमारा काम है। अब हम सीनियर अकाउंटेंट बन गए। हमने तकरीबन 3 हफ्ते की अकाउंटिंग क्लासेस पढ़ ली हैं। जब साल के एंड पे हम आए तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन मिली। हमारे अकाउंट्स ट्रेड रिसीवेबल डिपार्टमेंट ने एनालिसिस किया सारे डेटर्स का बैलेंस, जो 73,000 बैलेंस था, ये 73,000 बैलेंस, इसको एनालाइज किया तो पता चला कि मिस्टर बी बिकेम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया। 31 दिसंबर वाले दिन पता चला, तब तक ट्रायल बैलेंस बन चुका था। तो साल के आखिरी दिन पता चला कि वो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए हैं, उनसे 1000 रुपये लेना था, अब नहीं मिलेगा। फिर हमारे उसी अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 5% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स वुड नॉट पे देयर बैलेंस। उन्होंने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगाया कि शायद, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, शायद बाकी जो पैसे बच जाएंगे 73,000 में से 1000 माइनस करेंगे, जो बाकी 72,000 बचेंगे उनमें से भी शायद 5% हमें पैसे नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट और मैचिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। चूंकि ये 73,000 इसी साल की सेल है, तो इनसे रिलेटेड बैड डेट्स चूंकि अगले साल में हो सकते हैं, लिहाजा हम रिकॉर्ड कब करेंगे, इसी साल में। तो साल के आखिरी दिन हमने मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना है। यहाँ पे एस्टिमेशन की स्किल्स चाहिए, यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट की स्किल चाहिए। यहाँ पे अब हम अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, तो हम उसको अभी रिकॉर्ड करेंगे मैच करने के लिए, क्योंकि ये जो 73,000 सेल्स है हमारी इसी साल की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रही होगी। तो इससे रिलेटेड बैड डेट जो कि अगले साल में हो सकते हैं, हमने रिकॉर्ड कब करने हैं, इसी साल में। नंबर 1। नंबर 2, फिर कहता है थर्ड में, देयर वुड बी 10% डिस्काउंट अलाउड। वो कहता है ये पॉसिबल है कि 10% क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ भी करना पड़ जाएगा डेटर्स को। तो 72,000 में से हम पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालेंगे कि ये तो मिलने ही नहीं। उसके बाद जो बाकी डेटर्स बच जाएंगे उनको डिस्काउंट्स भी देने पड़ सकते हैं। सेल्स कब हुई हैं, इसी साल में, डिस्काउंट देंगे अगले साल में, लिहाजा हमने अगले साल में रिकॉर्ड नहीं करना है, कब करना है, इसी साल में डिस्काउंट्स की एस्टिमेटेड अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ताकि हमारा सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। जी 10% रिमेनिंग अमाउंट का सलान अभी क्लियर हो जाता है बेटा, अभी जब कैलकुलेशंस करूँगा तो आप सिनेरियो समझ गए हैं जी। ये जो ऊपर ड्यूरिंग द ईयर की इन्फॉर्मेशन थी, ये हमारे अकाउंटेंट साहब को मिली, उन्होंने इसको नोट किया और एक ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब हमारे पास क्या टास्क है, हम हैं सीनियर अकाउंटेंट, हमारे पास ये साल के आखिर वाले दिन की इन्फॉर्मेशन मिली। अब हमने इसकी बेस पे एडजस्टेड लेजर्स बनाने हैं, यानी अपने लेजर्स के बैलेंसेस को ठीक करेंगे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है जी। तो अब हम इनको ठीक करते हैं जी। एट द एंड ऑफ द ईयर, on the basis of year end adjustment, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड लेजर्स टू प्रिपेयर बेटा स्क्रीन को क्या इशू हुआ है, अजान कह रहे हैं कि स्क्रीन ठीक नहीं नज़र आ रही, बाकी बच्चे भी काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन ठीक नज़र आ रही है। अजान बेटा अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कीजिएगा, उसका इशू ना हो।
बाकी बच्चों को ठीक आ रही है नज़र? ओके जी, हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड लेजर्स टू प्रिपेयर। हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर, ठीक है जी। हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो एडजस्टेड लेजर्स और दूसरा हमें प्रोविजंस के लेजर्स बनाने पड़े, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड। ये नए लेजेस बनाने पड़ेंगे साल के आखिरी दिन, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो अकाउंटेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना ही उनके पास आ सकती है। उनके पास तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो ट्रांजैक्शन हो गई है। ये तो ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं, इसके लिए तो स्पेसिफाइड अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए जो कि एक सीनियर अकाउंटेंट के पास ही हो सकता है, और आप इंशाल्लाह सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे कुछ अर्से के बाद ही। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकेंगे। ये किसकी बेस पे? ईयर एंड एडजस्टमेंट की बेस पे। अब अकाउंटेंट साहब ने तो यहाँ तक अपना काम ख़त्म कर दिया, वो चले गए अपने घर। 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन शाम 5 बजे जब वो चले गए हैं, जब वो साल के आखिरी दिन चले गए हैं, जी बेटा आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके हसन, गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे ये नोट्स। जब वो चले गए 5 बजे, 5 बजे के बाद अब आप सीनियर अकाउंटेंट, आपका काम शुरू हो गया। वो तो अपनी तरफ से ट्रायल बैलेंस बना के चले गए। अब आपने क्या करना है? एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट। आप एडजस्टेड डेटर का अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें साल के आखिरी दिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली है जिसका रिकॉर्ड होना, जिसका एडजस्ट होना ज़रूरी है। हम साल के आखिरी दिन क्या बनाएंगे? एडजस्टेड बैड डेट्स, क्योंकि हमारे साल के आखिरी दिन हमें पता चला कुछ नए बैड डेट्स भी हैं। ये इंफॉर्मेशन है, साल के आखिरी दिन हमें बैड डेट्स का पता चला तो हम बैड डेट्स को भी एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेड बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी। एडजस्टेड, क्या हमें एडजस्टेड डिस्काउंट बनाने की भी ज़रूरत है? नहीं जी, डिस्काउंट अलाउड की देखें कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर वो कहता है जी फर्दर साल के आखिरी दिन पता चला कुछ और लोगों को डिस्काउंट दे दिए गए हैं, डिस्काउंट अलाउ किए गए हैं, तो हम उसको भी, उसके अकाउंट को भी एडजस्ट करते हैं। लेकिन हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम सिर्फ बैड डेट्स के अकाउंट में तब्दीली है वो अकाउंट एडजस्ट करेंगे। डेटर्स के अकाउंट में चेंज होना है क्योंकि बैड डेट्स हो गए हैं। इन दोनों अकाउंट्स को हम एडजस्ट करने लगे, ठीक करने लगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमने दो नए अकाउंट बनाने हैं, विच इज़ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। चलो मैं यहाँ पे एहतियातन बना रहा हूँ, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एडजस्टेड डिस्काउंट अलाउड, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्काउंट अलाउड, हमारे पास अकाउंटिंग का नॉलेज है, हमने कहा ये नहीं जी हो सकता है डिस्काउंट अलाउड की भी एडजस्टमेंट हो, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे सवाल में। अब ये कैसे बनाने हैं? जो पिछले हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट साहब ने क्लोजिंग बैलेंस बताया हमें 73,000, ये ठीक नहीं है क्योंकि साल के आखिरी दिन पता चला एक और बैड डेट है जिसने इसमें से माइनस होना है। तो हम इस बैलेंस को क्या कहेंगे? दिस इज़ आर अनएडजस्टेड बैलेंस। डेबिट बैलेंस है, आर्जी तौर पे हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, तो मैं वापस इस बैलेंस को लेके आ रहा हूँ, अनएडजस्टेड बैलेंस दैट वाज 73,000। मैं अनएडजस्टेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक ईयर एंड की, साल के आखिरी दिन की एडजस्टमेंट को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, अनएडजस्टेड बैलेंस। इसी तरह जो हमारे अकाउंटेंट साहब लेजर बना के गए डिस्काउंट अलाउड का 5,000 का बैलेंस था, अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट है तो इसको भी लिख देना चाहिए। वैसे तो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको। अगर इसमें भी कोई एडजस्टमेंट होती 5,000 की तो मैं इसको डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिखता, अनएडजस्टेड बैलेंस 5,000 है जी, 5,000। उसके बाद बैड डेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस बना के गए थे वो था जी 2,000, तो मैंने उसको भी 2,000 को भी लिख दिया अनएडजस्टेड बैलेंस। ठीक है जी, क्योंकि इस पे हमने साल के आखिरी दिन की एडजस्टमेंट्स करनी है। सर कुछ एडमिट करना है आफ्टर क्लास। अंजुम बेटा मुझे आपकी बात नहीं समझ आई।
अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम इन अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, इनके बैलेंसेस को एडजस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, साल के आखिरी दिन। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि सर ये जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है 73,000, ये तो डेटर के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, आपने इसको जब अनएडजस्टेड लिखा तो आपने इसको डेबिट साइड पे क्यों लिखा? बेटा ये देखें, ये जो 73,000 है ये डेबिट का ही बैलेंस है, क्योंकि डेबिट का बैलेंस था 1 लाख। 1 लाख से आपने जब ये 27,000 में माइनस करे, 1 लाख डेबिट बैलेंस था, 27,000 क्रेडिट बैलेंस था। 1 लाख डेबिट में से 27,000 क्रेडिट माइनस किया तो बाकी क्या बचा, डेबिट। डेबिट का 73 बचा, लेकिन हमने इसको क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा ताकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो जाए, अकाउंट क्लोज हो जाए। अब जब हम इसको नेक्स्ट लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो वापस देखिए मैंने इसको डेबिट साइड पे ही लिखा, अनएडजस्टेड बैलेंस। बेटा 873609712114, ये जो भी बचा है अपना नाम लिखा होता तो मैं आपके नाम से पुकार सकता। बेटा इसमें चूंकि अभी एडजस्टमेंट्स हैं, साल के आखिरी दिन की एडजस्टमेंट्स करनी है, इसलिए मैंने इसको अनएडजस्टेड लिखा है। जब एडजस्ट हो जाएगा तो मैं इसको एडजस्टेड लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं जी इन्फॉर्मेशन पे। ये तो लेजर्स बना दिए हमने। साल के आखिरी दिन मैं सीनियर अकाउंटेंट, मुझे क्या एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन मिली, कहता है मिस्टर बी बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचे, उन्होंने अदालत से रब्ता किया कि जी मुझे इन लोगों से बचाइए जो मेरे से पैसे मांग रहे हैं। बैड डेट बैलेंस पास 1,000, उनसे 1,000 रुपये लेना था, वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये क्या हो गया बैड डेट। तो मैंने बैड डेट्स के लिए दो लफ्ज़ यूज़ किए हैं आज के सवाल में, एक इंसॉल्वेंसी और एक दूसरा वर्ड यूज़ किया बैंकरप्सी। दोनों सेम ही टर्म्स हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो जाती हैं। 1,000 रुपये, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, मैं इसकी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, यहाँ पे बैड डेट, ये नई बैड डेट्स डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट्स जब भी होंगे हमारी एंट्री तो यही रहेगी। बैड डेट्स हो गए जी, 1,000 रुपये का बैलेंस था, हमें साल के आखिरी दिन पता चला कि ये भी नहीं मिलेंगे, तो ये भी बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अब इनको, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसका मतलब है जो डेटर का बैलेंस था वो ठीक नहीं था। अब हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट्स के डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ 1,000, ये क्या है जी, क्यों, डेटर्स की वजह से, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। डेटर्स की क्रेडिट साइड पे लिखना 1,000, लें जी लिख दिया, क्यों, बैड डेट्स की वजह से। देखिए जो फर्दर बैड डेट्स हो गए, जो साल के आखिरी दिन पता चला कि अभी कुछ बैड डेट्स रिकॉर्ड होना बाकी थे, तो बैड डेट्स हुए, दोबारा एंट्री तो वही की गई, सेम एंट्री की गई, सिर्फ चूंकि लेजर पहले बन चुका था, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं तो हमने उसको एडजस्टेड डेटर अकाउंट का नाम दे दिया। मुजम्मिल बेटा बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अनएडजस्टेड ही लिखिए, जब एडजस्ट हो जाएगा तो फिर हम एडजस्टेड लिखेंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लिखना चाहें तो एग्जामिनर इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा, आप लिख सकते हैं। जी बेटा ये समझ आ गई आपको, साल के आखिरी दिन अब आप सीनियर अकाउंटेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने रिकॉर्ड कर लिया, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जी। अब है आगे एस्टिमेशंस। एस्टिमेशंस क्या हैं, साल के आखिरी दिन अब क्या हुआ, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 5% बैड डेट्स हो सकते हैं और 10% डिस्काउंट अलाउ करना पड़ सकता है। अब इसकी तरफ आते हैं, ये देखिए बेटा, डेटर्स का अकाउंट अगर अब मैं क्लोज कर दूं, डेटर्स का अकाउंट अगर आप क्लोज करें तो क्रेडिटर साइड वाज 73,000, 73,000, डेबिट इज ग्रेटर, डेबिट में से क्रेडिट 1,000 माइनस किया तो बाकी 72,000 बचा, है तो डेबिट बैलेंस, लेकिन लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड पे, इसको एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। यानी अब ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा, 72,000 का बैलेंस आएगा। यहाँ पे अगर मैं नीचे ट्रायल बैलेंस बना दूँ, ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड, आप ठीक करके बना रहे हैं इसको। एक तो वो अकाउंटेंट साहब 5 बजे बना के चले गए थे, अब 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम जो काम कर रहे हैं उसकी बेस पे हम नया ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अब इसमें हम डेटर्स का बैलेंस लिखेंगे, एडजस्टेड लिखें या ना
तब हम लेजर बनाएंगे, देखिएगा बेटा गौर से। प्रोविजन ये बेटा जो अकाउंटेंट साहब है ना, वो तो ड्यूरिंग द ईयर नहीं बना सकते, ये आप ही बच्चे जब सीनियर अकाउंटेंट जाएंगे आप ही बना रहे होंगे। इसी तरह प्रोविजन बेटा आपस में क्रॉस कमेंट ना कीजिए प्लीज। मोहम्मद अली बिल्कुल प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट खिलाफ देखिए जी, हमने चूंकि हमारा बिजनेस का पहला साल है इसलिए प्रोविजन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। इसका हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा। प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करते हैं काइंडली गौर कीजिएगा, इसके लिए मैं नीचे वर्किंग बना रहा हूँ। प्रोविजन, ये वर्किंग वन का नाम दे दें, वर्किंग नंबर वन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बैड डेट्स। ये बेटा सिर्फ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग नॉलेज जिसके पास है वही बना सकता है। एडजस्टेड डेटर बैलेंस, कितने पैसे हैं जी अब जो आपको लगता है साल के एंड पे अभी भी रिसीवेबल हैं, वो हैं हमारे पास जी 72,000। ये जो 72,000 है ये एडजस्टेड डेटर्स का बैलेंस है 72,000। इन बैलेंस के ऊपर प्रोविजन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसमें से कितने परसेंट हमें अंदाज़ा है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। 72,000 इनके ऊपर हमें अंदाज़ा है वहाँ बेटा ये काइंडली ये जो अंजुम इशाल नाम से स्टूडेंट है इसको काइंडली यहाँ से रिमूव कर दीजिए। वहाँ बेटा काइंडली ये आप मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली इनको रिमूव कर दीजिए। बेटा उस्मान मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ना, मैं अभी बोल ही नहीं रहा। जी बच्चों इससे आगे चलते हैं। हमारे प्रोविजन का बैलेंस हमारे जो एक्सपर्ट हैं बिजनेस के उन्होंने बताया कि आपको 5% अंदाज़ा है, रिमेनिंग जो डेटर्स बचेंगे 5% लोग आपको पैसे नहीं पे करेंगे। अब ये अंदाज़ा है, एक्चुअल नहीं है, अंदाज़ा लगाया। हमें प्रूडेंस ये कहती है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अपने डेटर्स को ओवरस्टेट नहीं करना। डेटर्स हैं हमारे 72,000 के
और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं इसमें से 5% नहीं मिलने। अगर हम वो 5% माइनस नहीं करेंगे तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, ओवर स्टेटेड हो जाएंगे, ज़्यादा लिखे जाएंगे। तो हमने अपने डेटर्स के बैलेंस को 5% से कम करना है ताकि हमारे यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक इन्फॉर्मेशन मिले। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, डेटर्स के बैलेंस को 5% से कम कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने साथ ही मैचिंग का प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्योंकि 72,000 उधार की सेल्स की गई हैं, ये हमारे इसी साल में सेल्स की गई हैं। अगर हमारे इसी साल में सेल की गई हैं तो इनसे रिलेटेड बेशक फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, आपने एक्सपेंसेस में इसी साल ये बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स। आगे चलते हैं जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने प्रोविजन अगर 5% अप्लाई करनी है तो काइंडली बच्चों मुझे बताइएगा 72,000 का 5% क्या आएगा। 6840, ये प्रोविजन का CD बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस आया जी। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन 3600 जी, 5%। ओके जी, थैंक यू। 3600 सिर्फ प्रोविजन का बैलेंस बेटा पूछ रहा हूँ, 5% ऑफ 72,000। उसामा बेटा आप 68,000 कह रहे हैं, मैं सिर्फ प्रोविजन का बैलेंस पूछ रहा हूँ विच इज़ 3600। बोर्ड की तरफ देखिएगा बेटा, गौर कीजिएगा, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लिखना, क्लोजिंग बैलेंस यानी इस साल के आखिरी दिन, ये कब एंट्री कर रहा हूँ, 31/12/18। हमारा क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का क्या आया, विच इज़ 3600। और साथ में काइंडली इसको वर्किंग को भी रेफर करें, वर्किंग नंबर 1 एग्जामिनर के लिए आसानी करेगी। हमने ये 3600 जो यहाँ पे लिखा है ये वर्किंग नंबर 1 से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं जी, इतना काम हमने कर लिया। अब हमने वर्किंग करनी है जी, वर्किंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं देयर वुड बी 10% डिस्काउंट अलाउड एस्टिमेट ऑफ डेटर, जो बाकी डेटर्स बचेंगे उनको 10% डिस्काउंट अलाउ भी करने पड़ सकते हैं। तो चलें जी 10% डिस्काउंट अलाउ की बात करते हैं। बेटा डिस्काउंट अलाउड की वर्किंग भी बना लीजिए, इट विल बी वर्किंग नंबर 2। ज़रा गौर से देखिएगा, इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। जी बेटा अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस आएगा डेटर्स का, डेटर्स बैलेंस, debtors balance after provision for bad debts। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब और करें ज़रा, 72,000 आपका बैलेंस रिसीवेबल है, इसमें से 3600 रुपये ऐसे हैं जो अंदाज़ा है कि हमें नहीं मिलेंगे। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बैलेंस बचेगा, 72,000 माइनस 3600। जी अस्सलाम, थैंक यू। द बैलेंस इज 68,400। अब ये वो डेटर्स हैं जिनसे हमें लग रहा है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन बैलेंसेस को रिसीव करने के लिए आपको 10% क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ देना पड़ सकता है, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ सकता है। ठीक है जी, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो बैलेंस है 68,400, अभी हमें ये लग रहा है
ये जो 72,000 बैलेंस था, इसमें से 3600 रुपये के हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं। माइनस करने के बाद 68,400, ये भी अभी हम अपने यूजर्स को नहीं बता सकते, क्योंकि ये 68,000 अगर रिसीव करना है तो इसमें से 10% हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो हमारा प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है आपके डेटर्स का बैलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसेट्स का बैलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 68,400 में से दोबारा क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने रेट अप्लाई करना है 68,400 मल्टीप्लाई बाय 10%। इसका 10% लीजिए, क्या आंसर आएगा जी, 6840 आ जाएगा जी। थैंक यू। 6840 ये हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस आ गया। हमने सीखा क्या, पहले हमने वर्किंग बनाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, फिर हमने दूसरे नंबर पर वर्किंग बनाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। यानी ये जो 72,000 हमारे डेटर्स हैं, इनमें से 36 रुपये के बैड डेट हो जाएंगे, यानी ये हमें मिलना ही नहीं। बाकी 68,400 का बैलेंस है, लेकिन इसमें से भी हमें 6840 का डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। इस डिस्काउंट अलाउ को हम क्या कहाँ पे एंटर करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड की क्रेडिट साइड पे। इसकी कोई एंट्री नहीं होती जी, क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। क्लोजिंग बैलेंस ये हमारा आया 6840। ये कहाँ से आया, एग्जामिनर को बताएं, ये मैंने वर्किंग नंबर 2 में से कैलकुलेट किया। अभी हमने एंट्री नहीं की जी, क्लोजिंग बैलेंस की हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती। तो अगर मैं इसको सम अप करूं इतने से कॉन्सेप्ट को, जब हमारे डेटर्स का बैलेंस एडजस्ट हो जाए, क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट हो जाए विच इज़ 72,000, जब बैड डेट भी माइनस हो चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड भी माइनस हो चुका है, अब इस डेटर्स के ऊपर हमने सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो देखिए मैंने 72,000 पे 5% अप्लाई किया, तो इसमें से 3600 रुपये के क्या आ गए हैं, बैड डेट्स की प्रोविजन आ गई है। अभी इसको इसी साल में रिकॉर्ड करना करता हूँ, भी बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपने अपने डेटर्स में से जो रिसीवेबल है उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस कर दिया, तो अब आपने उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के बैलेंस को भी माइनस करना है। अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है, मैं माइनस नहीं कर रहा, बताता हूँ कहाँ जाके माइनस करेंगे। तो हमने 68,400 में से क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। अब बोर्ड की तरफ देखिएगा बेटा, हमने बैड डेट्स का अकाउंट क्लोज डेटर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया। यहाँ से आगे आपका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, गौर कीजिएगा बेटा। ये जितना भी डेटर्स का बैलेंस है 3,000 है जी, 3,000। अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं भेजेंगे, हम इसको कहाँ पे भेज रहे हैं, हम इसको ट्रांसफ़र करने लगे हैं बैड डेट से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में। मैं यहाँ पे नीचे इसकी एंट्री लिखता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेट्स into provision for bad debts। हम अपने बैड डेट्स के बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम इसको ट्रांसफ़र करने लगे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में। तो इसकी एंट्री क्या है, इस डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है यानी ख़त्म करना है, तो हमने कहाँ पे भिजवाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में। इसकी एंट्री देखिएगा बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, ये हमारे लिए आज नई एंट्री है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। फैसल बेटा अभी बताता हूँ, 2 मिनट वेट कर लीजिए, सिर्फ इसको समझिए जो भी बता रहा हूँ। हमने बैड डेट्स का सारा बैलेंस, इसको अकाउंट को क्लोज करना है, तो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, विच इज़ 3,000। 3,000 का बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए डबल एंट्री। सुभान बेटा ज़रा गौर करें, क्लोजिंग बैलेंस नहीं कैलकुलेट कर रहा, हाँ जी उसके अकाउंट की क्लोजिंग की एंट्री है।
हमने जितने का जितना बैड डेट्स था सारे के सारे बैलेंस को हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी एंट्री क्या है, बैड डेट्स में क्रेडिट होना है। ये देखें बैड डेट्स में मैंने 3000 क्या कर दिया क्रेडिट। क्यों क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है जी। और ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर ली, डेबिट साइड रिकॉर्ड करने के लिए प्रोविजन में 3000 डेबिट करना। नहीं जी मैंने डेबिट कर दिया 3000 किस में, क्यों प्रोविजन में क्यों डेबिट किया, कहाँ से आया, ये बैड डेट्स में से आया। तो आज हमने सीखा एक अकाउंट से अमाउंट को दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस एंट्री को एक्सप्लेन करते हैं। हसन बेटा हमने ना बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ट्रांसफ़र किया। ये डेबिट बैलेंस था, डेटर्स के लेजर्स में से बैड डेट के लेजर में से ट्रांसफ़र किया हमने प्रोविजन में, और प्रोविजन में देखिए 3000 आ गया, उसकी एंट्री है जी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट नई एंट्री है। एक दो दफ़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हम इससे पहले क्या सीखते थे, डेटर्स का लेजर क्लोज किया और उसको ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, हम बैड डेट्स को डायरेक्टली क्लोज नहीं कर रहे, हम उसको भिजवा रहे हैं पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में। इसी तरह हम डिस्काउंट अलाउड के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में। मैं यहाँ पे उसकी भी एंट्री लिखता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ डिस्काउंट अलाउड into provision of discount allowed। जी उसामा बेटा भी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़, मैं इसको रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। अब हम डिस्काउंट अलाउड को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल सेम एंट्री, इसकी प्रोविजन में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, सारे का सारा बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर देना है। 5000 का बैलेंस है, 5000 का 5000 हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर दी, ये इसकी एंट्री है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैड डेट्स को ट्रांसफ़र किया था वैसे ही इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जामी बेटा थोड़ा सा वेट कर लें। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 5000 प्रोविजन में डेबिट करना हमने, इसमें क्रेडिट करना है 5000, कहाँ पे भेजा जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इसमें भिजवा दिया। ये देखें इसके साथ मैं एरो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भिजवा दिया। और प्रोविजन में डेबिट हो रहा है 5000, प्रोविजन कहाँ से आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड से आया, डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे मैं ये एरो बना देता हूँ समझाने के लिए, कहाँ से आया, डिस्काउंट अलाउड से आया। अब अगर मैं इनके लेजर्स क्लोज करूँ, ये देखें बैड डेट्स का लेजर क्लोज करूँगा तो मेरे पास नील बैलेंस आ जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस क्लोज करूँ तो नील आ जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आया। अब ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, ये ज़रा बड़े गौर से देखने वाली बात है बेटा, यही समझाना था आपको जिसके लिए मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। गौर कीजिएगा बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, अब इसमें ना दो बैलेंसेस आ रहे हैं। एक बैलेंस आ रहा है हमारा बैड डेट्स का, ये एक्चुअल बैड डेट्स हैं जो बैड हो चुके हैं। और ये 3600 क्या है, ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं जो अभी बैड नहीं हुए, यानी फ्यूचर में हो सकते हैं। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो टोटल क्या बैलेंस बनेगा, इट विल बी 6600। ये जो बैलेंस है इसको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एडजस्टेड ट्रायल में, फ़िलहाल मैं भेज रहा हूँ। चलें इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, बाद में भिजवा देंगे। बैलेंस
ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस है ना 6600, इसने जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ज़रा आपको कहानी समझ आ जाएगी। हमने 1 लाख रुपए की उधार की सेल्स की, उस 1 लाख की उधार की सेल्स में से 3000 एक्चुअल बैड डेट्स है, 3600 एस्टिमेटेड बैड डेट्स थे। तो टोटल कितने बैड डेट्स गए हमारे पास? 6600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस बैड डेट्स जाएंगे। ये बात समझ आई? अब इसको भिजवाते हैं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड में आइएगा, इसमें भी सेम यही काम किया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, हमने 1 लाख की उधार की सेल्स की थी। इस 1 लाख की उधार की सेल्स में से 5000 रुपये के हमें ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअली डिस्काउंट देने पड़े। दीज वर द डिस्काउंट अलाउड्स। और हमें 6840 ये अगले सालों में डिस्काउंट देना पड़ेगा इसी अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो इस साल में उधार सेल की गई है। तो इसका टोटल बैलेंस बताइएगा क्या आता है जी? 11840 11840। तो ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा जी? ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस ट्रांसफ़र करेंगे। कितनी अमाउंट जी? 11840। ये हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा क्या है? बैड डेट का एक्सपेंस है। इसको कहेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी? बेटा अलाउंस और प्रोविजन में कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं आपस में। अब अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, आप ज़रा गौर करें। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जाऊँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से मैं आपको मैचिंग भी समझा दूंगा। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हाँ जी बेटा कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा ना करें, क्योंकि आगे जो पास पेपर्स के सवाल आएंगे उसमें जब आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो हमें गलती करने के इम्कान बढ़ जाते हैं। और इवन कंपनीज में यही मेथड जो है वो अप्लाई होता है। इसकी बेसिक्स क्या है, रीजंस क्या है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगा। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाऊँ, इसमें हम लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू में मैं दो अलग अलग लिख रहा हूँ, कुछ हमने कैश में सेल्स की है, कुछ हमने क्रेडिट सेल्स की है। दोनों अलग अलग लिख रहा हूँ समझाने के लिए। क्रेडिट की सेल्स हमने की है जी 1 लाख रुपए की। कैश की सेल्स हमने की थी इस कारोबार में 50,000 रुपये की। टोटल 150,000 की सेल्स है। ठीक है जी बेटा, मैं अभी गो थ्रू करता हूँ। अभी वी हैव टाइम, काइंडली इसको कंप्लीट कर लेने दें, मैं इसको गो थ्रू करता हूँ। हमने उधार की सेल्स की, अब इसकी मैचिंग करनी है। मैचिंग, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहता है मैचिंग। इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं इसी साल में। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आऊँ तो अब मुझे यहाँ पे बैड डेट्स रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जाइए, हमारे पास कितना पैसा है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वी हैव प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमने 6600 रुपीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र किया ये कहाँ पे कर रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने लिखा 6600। मैं अपने एग्जामिनर की वर्किंग का रेफरेंस दे दूँगा, से वर्किंग नंबर 3 है हमारे पास, या 4 है। अब ये 6600 किसका ब्रेकअप है? ये बैड डेट्स का ब्रेकअप है। ये देखें बेटा, जो उधार पे सेल की थी 1 लाख रुपए की, उससे रिलेटेड इसमें एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड बैड डेट्स आ रहे हैं। मैचिंग होगी जी हमारी। मैचिंग प्रिंसिपल तो यही कहता है कि जिस साल सेल्स की गई है उससे मुतल्लिका एक्सपेंसेस उस साल में रिकॉर्ड करें। हाँ, उसका तरीकाकार क्या है वो भी हम दोबारा इंशाल्लाह गो थ्रू कर लेते हैं, उसका प्रोसेस समझ लेते हैं, तरीकाकार अभी देख लेते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो तो यही कहता है, अगर आपने उधार सेल 1 लाख इस साल की है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस इसी साल में रिकॉर्ड करें। तो देखिए मैंने एक्चुअल मेरे पास थे बैड डेट्स मैंने कैलकुलेट किए थे विच वाज 3000, और एस्टिमेटेड मेरे पास थे 3600। तो मैंने टोटल जो बैड डेट्स हैं एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वो 6600 इसी साल में इनकम से मैच किए। ऊपर रेवेन्यू में आ गया पैसा, नीचे उससे मुतल्लिका एक्सपेंसेस भी आ गई, तो हमारी मैचिंग होगी। मैचिंग हो गई है तो हमारा प्रॉफिट भी ठीक आ जाएगा।
ठीक है, अभी मैं लेजर्स आपको समझा देता हूँ, वो समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, असल है कि कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं दूसरा हेड लेके आ रहा हूँ, प्रोविजन। ये आज हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है, पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये वाले एक्सपेंसेस नहीं देखे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इसको वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस दे देते हैं फॉर एग्जांपल एग्जामिनर को समझाने के लिए। दिस इज माय वर्किंग नंबर 3 एंड इसको मैं कह देता हूँ दिस इज माय वर्किंग नंबर 4। हाँ जी, इसका बैलेंस कितना है जी? इसके लेजर में से आएगा 11,840। थैंक यू अरसलान, थैंक यू सुभान। 11,840। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11,840, लेकिन साथ में आपको समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, इन 11,840 में एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड क्या शामिल है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, एक्चुअल भी शामिल है इसमें और एस्टिमेटेड भी शामिल है। एक्चुअल कितना है ये भी ऊपर देख लेते हैं जी। हमारे पास एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड था 5,000 का और एस्टिमेटेड था, यस सुभान थैंक यू, एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड वाज 5,000, मैंने एक्चुअल के नीचे लिखा, प्लस एस्टिमेटेड था 6,840। ये दोनों हमने रिकॉर्ड किया, अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन बेहतर प्रेजेंटेशन यही है 11,840। अब अगर आप इसको समझें, 1,00,000 रुपए की उधार की सेल्स, उनसे रिलेटेड बैड डेट्स एंड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड एक ही लेजर से आए हैं। उसी उधार सेल से रिलेटेड डिस्काउंट अलाउड एक्चुअली जो ड्यूरिंग द ईयर हो गया, प्लस जो एस्टिमेटेड है 6,840 वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो टोटल हमारा जो हमारा इन लार्जर पिक्चर मैचिंग का कॉन्सेप्ट था वो फुलफिल हो गया। लेजर में अभी आपको दोबारा गो थ्रू करता हूँ, कोई इशू नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी मैचिंग का? काइंडली इसको कंफर्म करें फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। थैंक यू इस्लाम, लाइबा गुड। और कोई बच्चा मैचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी तो प्रोसीजरल काम है वो तो हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है वो हमें समझ आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अब हमें ये क्लियरली पता चल गया कि हम बैड डेट्स को और एस्टिमेटेड बैड डेट्स को क्यों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखते हैं, क्योंकि हम मैचिंग की वजह से लिखते हैं। इस साल में उधार की सेल्स हुई है तो उससे रिलेटेड जितने अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए, एक्चुअल भी और एस्टिमेटेड भी। तो ये हमारी मैचिंग की बात हो गई। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने सीख लिया, अब आते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में अगर मैं करंट एसेट्स में आऊँगा, करंट एसेट्स में मैं डेटर्स का बैलेंस लिख रहा हूँ, डेटर्स। जी अभी आहत बेटा वर्किंग रिपीट कर देता हूँ, काइंडली 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये हमने बहुत सवाल करने हैं, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आहत फातिमा बच्चे, ये जितने भी अकाउंट से काम है ना, ये इतने सवाल करने आसानी से समझ आ जाएगा। असल काम है कॉन्सेप्ट समझना कि हम कर क्यों रहे हैं। बाकी ये लेजर समझना, पोस्टिंग समझना, एंट्री समझना, कि मैं समझता हूँ कोई अकाउंटिंग का मुश्किल काम नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो उसके बाद तो सिर्फ ये प्रोसीजर्स ही हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अब देखिए मेरे डेटर्स का बैलेंस क्या है। डेटर्स कहते हैं जी 72,000 की डेटर्स हैं। अब हम प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। हमारे डेटर्स अभी भी कितने हैं? 72,000 के। हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब ये एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लेकिन अपनी अपनी बुक्स में से ख़त्म नहीं किया। हमारे डेटर्स हैं 72,000 के, हम 72,000 डेटर्स में लिखने लगे, डेटर्स 72,000। है जी, ये रजिस्ट्री डेटर्स हैं, इतने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर सकते, कम लिख दें कोई इशू नहीं है। अगर आप कम भी लिख देंगे तो आपके डेटर्स को या आपके यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इस इन्फॉर्मेशन से। हाँ, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं 72,000 लिखा रहने दूँ तो मेरे यूज़र ये समझेंगे अच्छा इस बिज़नेस में 72,000 लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, जबकि मेरे एक्सपर्ट्स को पता है कि 72,000 रिसीव नहीं होंगे। इसमें से हमें कुछ बैड डेट्स एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है इनमें से रिसीव करने के लिए कुछ को डिस्काउंट अलाउ करना पड़े, तो ये 72,000 मुझे नहीं रिसीव होने।
तो ये है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। तो हमने इसमें से माइनस क्या करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा ये बड़े और से देखना, अब यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा ना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये CD बैलेंस आना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारे लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या था जी, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दैट वाज 3600। ये देखिए बेटा 3600 क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो एक्चुअल बैलेंस था वो तो था 3600। हम अपने यूजर्स को बता रहे हैं भाई 72,000 हमने डेटर्स हैं, हमने पैसे वसूल करने हैं, लेकिन 3600 रुपये हमारा अंदाज़ा है कि हमें नहीं मिलेंगे। बैड डेट्स सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी एस्टिमेटेड बैलेंस वो यहाँ पे दिखाना है हमने, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। और इसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के साथ कर रहे हैं वही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के साथ करें। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। अब इसका भी बेटा बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यानी हमारे 72,000 में से कितने लोग हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं इसके लेजर के क्लोजिंग बैलेंस पे आता हूँ। इट इज़ 6840 6840। ये मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस लिखा। अब मेरे यूजर्स को पता चल जाएगा कि 72,000 रिसीव करने हैं डेटर से, लेकिन इसमें से इनके अंदाजे के मुताबिक, इस बिज़नेस के अंदाजे के मुताबिक 3600 रुपये नहीं मिलने, हो सकता मिल जाए। इस बिज़नेस के अंदाजे के मुताबिक 6840 को डिस्काउंट देने पड़ेंगे। अब ये दोनों अमाउंट्स माइनस करने के बाद मेरे डेटर्स का बैलेंस बताइए क्या रहता है जी, 61,560। तो ये मेरा करंट एसेट्स का बैलेंस है जो मैंने अपने डेटर्स को बताया। अब ये 72,000 में से देखिए पहले बैड डेट्स भी माइनस हो चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड भी पहले ही माइनस हो चुके हैं डेटर के लेजर में से। ये देखिए बेटा डेटर के लेजर में से हमने ऑलरेडी इनको माइनस कर दिया, तो दोबारा माइनस करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये बैड डेट था हमने माइनस कर दिया हुआ है, 73,000 था 72 रह गया। फिर ऊपर भी आइएगा, ये देखिए 1,00,000 रुपए के डेटर्स थे, उसमें से आपने बैड डेट्स भी माइनस कर दिया, डिस्काउंट अलाउड भी माइनस कर दिया, तो दोबारा तो नहीं माइनस करने की ज़रूरत। इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये मेरा जो बैलेंस है ना बैड डेट्स वाला, डेटर्स वाला, इसके सामने मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ये क्या है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ये इनके लेजर में हो चुका काम, सब्ट्रैक्टिंग बैड डेट्स, इसमें से बैड डेट्स माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी माइनस हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, इन लेजर, इसके लेजर में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लेकिन प्रोविजन तो माइनस नहीं हुई ना, तो अब हमने इसमें से प्रोविजंस को भी माइनस कर दिया। तो ये मेरे यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्होंने 72,000 लोगों से लेने हैं, लेकिन इनका अंदाज़ा 3600 रुपये बैड हो जाएंगे, इनका अंदाज़ा है 6840 जो है ये इनको डिस्काउंट देने पड़ेंगे, और ये इनके एक्चुअल बैड डेट्स हैं जो बैलेंस शीट में काउंट में आएंगे। तो बेटा ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हमने अपने डेटर्स को ओवर स्टेट नहीं किया, कम लिख दिया, ज़्यादा नहीं लिखा, ताकि मेरे यूज़र्स को इस इंफॉर्मेशन का नुकसान ना पहुँचे। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इंशाल्लाह अब इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ये क्लियर है जी प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस पे कोई इशू है तो पूछिए मेरे से। अगर आपको प्रूडेंस समझ आ गया तो बाकी बेटा ऊपर वाला तो बड़ा आसान काम है, वो तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जी मैं गो थ्रू करता हूँ अरसलान बेटा। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ गया। अब आते हैं जी वापस इसको गो थ्रू करते हैं। हमने सवाल कहाँ से शुरू किया, मैं दोबारा इस सिनेरियो को लेके आता हूँ। आप सिनेरियो से रिलेट करें तो आपको इंशाल्लाह पूरा चैप्टर की समझ आएगी। हमने पूरा चैप्टर बेसिकली पढ़ा है, अब हमने देखना है इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बैड डेट्स कब होते हैं जी? मैं वापस आता हूँ अपने इसी चैप्टर की समरी पे। हमने जब अपना चैप्टर शुरू किया तो हमने एक टेबल पढ़ा, ये 2 टेबल पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ये समझना काम है। ये देखिए हमने जब ये चैप्टर शुरू किया,
हमने देखा सेल्स दो तरह की होती हैं, एक कैश सेल्स होती है और एक क्रेडिट सेल्स होती है। जो कैश सेल्स होती हैं उसमें नो बैड डेट्स, उसमें तो बैड डेट्स होने ही नहीं है। आपने जब सेल्स किया, आपको कैश मिल गया और आपने उनको चीज़ें दे दी, बस बात खत्म। लेकिन जब कारोबार बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, डेटर्स आ जाते हैं। अब डेटर से पैसा लेना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। डेटर से किसी भी शख्स से पैसा लेना बड़ा मुश्किल। उधार पे सेल्स कर दिया, आपकी चीज़ें उनके पास चलेंगी लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं आए। अब ये जो उधार पे सेल्स की हैं इसकी वजह से हमें बैड डेट्स हो जाते हैं हमारे कारोबार में। वो कहते हैं कि देने ही नहीं हमने, या वो दे नहीं सकते। हमें जल्दी पैसे वसूल करने के लिए उनको डिस्काउंट देने पड़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड। ये तो दोनों बातें हैं एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर। साल के एंड पे भी डाउटफुल डेट्स, एस्टिमेटेड बैड डेट्स, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों क्या है बेटा, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं। हमने जो उधार पे सेल की उनसे रिलेटेड हो सकता है कुछ बैड डेट्स हो जाएं, हो सकता है कुछ डिस्काउंट्स अलाउ करने पड़े, लेकिन क्योंकि ये अगले साल की बात है, अगले साल में अलाउ करने पड़ेंगे, अगले साल में बैड डेट हो जाएंगे। लेकिन हमें हमारी अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं आपने इंतजार नहीं करना। अगर एक्सपेंस हो रहा है, आपको पता है कि हो सकता है, तो अभी रिकॉर्ड कर लें। इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी, एक्सपेंस अगर हो रहा है फ्यूचर में तो अभी रिकॉर्ड कर लें। तो इसलिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड को अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर हमारे पास साल के आखिरी दिन इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो कि हमारा एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है जी। इसके बाद जी इससे नीचे आते हैं, ये हमें समझ आ गई। एज पर मैचिंग प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है जी, एज पर मैचिंग प्रिंसिपल अबव एक्सपेंसेस आर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से। ये जो बैड डेट है एक्चुअल और एस्टिमेटेड, डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल और एस्टिमेटेड, ये चारों क्या है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा एक्सपेंस है। किस चीज़ का? उधार पे बेचने की वजह से। लिहाजा हम मैचिंग प्रिंसिपल के तहत इनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। बेटा सॉरी, मुझे लगता है मैंने ना आपसे स्क्रीन नहीं शेयर की, माय अपॉलॉजीज। ये लीजिए अब नज़र आएगी, सॉरी जी। एक्चुअली आज पहली क्लास है तो भी हम यूज टू नहीं है। डोंट वरी, आइंदा से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं दोबारा ले आएंगे स्क्रीन, आप देखिए आपको स्लाइड नज़र आ रही है ये वाली। सॉरी बेटा मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सका जी। अब आपको भाई फ्लो चार्ट नज़र आ गया अभी किताब का? बेटा ये फ्लो चार्ट नहीं नज़र आ रहा आपको क्रेडिट सेल्स का? अब देखिएगा, अब देखें जी, आपको नज़र आ रहा है जी? ओके, थैंक यू। सॉरी बेटा मैं आपको समझाया आंसर रहा था लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा था। हमने अपनी किताब में ये फ्लो चार्ट पढ़ा था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ क्विकली। कैश सेल्स जब होगी तो हमारा डेटर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब कैश मिल गई, चीज़ें चली गई, नो बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ पे आते हैं? जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब डेटर्स बन गए हैं तो अब इन डेटर से रिलेटेड चार नई ट्रांजेक्शन है जो हम सीख रहे हैं। एक क्या है? एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा साल के आखिरी दिन क्या है? एस्टिमेटेड बैड डेट्स एंड एस्टिमेटेड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। ये कब कर रहे होंगे हम? साल के आखिरी दिन। वापस आ जाओ भाई। ओके जी, इससे आगे चलते हैं जी। इंपॉर्टेंट नोट में मैंने लिखा हुआ है एज पर मैचिंग प्रिंसिपल अबव एक्सपेंसेस, यानी चारों एक्चुअल बैड डेट्स, एस्टिमेटेड, एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड एंड एस्टिमेट, चारों क्या है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की वजह से होते हैं तो इसलिए हम इन चारों को एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं और हमने किया भी। हेंस दे नीड टू बी मैच विद रेलिवेंट रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। नीचे आते हैं जी। ये सारा मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा टेबल हमने क्या सीखना है, जो आप बच्चे कह रहे थे सर क्विकली रिवाइज कर दीजिए, उसके लिए बुक में मैंने एक टेबल बनाया हुआ, ये काइंडली देखिएगा जी। जब आपके पास क्रेडिट सेल्स हो गई एक दफ़ा तो एंट्री क्या करते हैं? डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हमने एंट्री कर दी। ओके, अब कोई बैड डेट्स हो जाए, वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमने नहीं देने पैसे, तो ये बैड डेट्स की एंट्री है। बैड डेट डेबिट्स, डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। तो ये देखें बैड डेट्स की एंट्री कर दी गई। बैड डेट्स देखें डेटर्स क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं और दूसरा डेटर अकाउंट में जा रहे हैं। हम इसी तरह ड्यूरिंग द ईयर हमारे अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं? बैड डेट्स का अकाउंट बनाते हैं।
बैड डेट का अकाउंट बनाते हैं और बैड डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना बेटा, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, उसके उससे रिलेटेड प्रोविजन में। ये देखिए नीचे मैंने एरो बनाया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस अपनी प्रोविजन में आ जाएगा। इसी तरह जो डिस्काउंट अलाउड का टोटल बैलेंस होता है उसने कहाँ पे चले जाना है, डिस्काउंट अलाउड की प्रोविजन में आ जाएगा। अब डिस्काउंट अलाउड की जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन दोनों प्रोविजंस में टोटल करेंगे हम एक्चुअल बैड डेट्स और एस्टिमेटेड बैड डेट्स। एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड एंड एस्टिमेटेड डिस्काउंट अलाउड, दोनों को टोटल करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट भिजवा देते हैं, जो कि हमने आज किया अपने काम में। ठीक है जी, टोटल अमाउंट इन दोनों की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजंस के वो जाते हैं बैलेंस शीट में। ये काम आज हमने सीखा है जी। और ये देखिए नीचे मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए हुए हैं, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हम बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी जिसमें एस्टिमेटेड और एक्चुअल दोनों आ रहे होते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी दोनों, एक्चुअल और बैड डेट, एक्चुअल और एस्टिमेटेड, लेकिन क्लोजिंग प्रोविजन डेटर में से माइनस हो रही होंगी। सर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू डेबिट, डेबिट का बैलेंस है, तो फिर बैड डेट्स में से क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इस अकाउंट को ख़त्म करना, जितना बैलेंस है उसको ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया। लेकिन देखें साथ ही मैंने डेबिट क्रिएट भी तो कर दिया ना। आप बच्चों का ये सवाल बड़ा वैलिड है। देखिए मैं सवाल पे आता हूँ जहाँ पे मैंने सॉल्व किया, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन की। ये देखिएगा बेटा, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। सर ये जो डेबिट बैलेंस है आपने इसको क्रेडिट क्यों किया? बेटा ये देखिए मैंने क्रेडिट नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र किया। ये है मेरे पास बैड डेट्स का बैलेंस। ये देखिए बेटा, ये जो 3000 आप कह रहे हैं मैंने क्रेडिट किया, बेटा क्रेडिट नहीं किया, यहाँ से ट्रांसफ़र किया। देखिए दोबारा डेबिट नहीं हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये दोबारा डेबिट नहीं हो गया। बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ही हुआ, लेकिन अकाउंट में से ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ा। जी बेटा मोहम्मद अली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्चुअल ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। जी सिकंदर बेटा वो आपको समझ आ गया, हमने उसके सुभान आपको भी समझ आ गया, हमने डेबिट ही रहने दिया, हमने सिर्फ क्रेडिट किया अकाउंट ख़त्म करने के लिए और उसको साथ ही डेबिट कर दिया। मैं आप बच्चों के माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है काइंडली मेरे से माइक पे पूछ लीजिए। मैंने आपके माइक अलाउ कर दिए हैं, पूछिए बेटा जो भी सवाल पूछना चाहते हैं। सर एक दफा दोबारा बता दे, क्लियर करते हैं कि ये क्यों हमने क्रेडिट किया डेबिट अकाउंट। बेटा ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, अकाउंटिंग करने का सिकंदर तरीका है। हमने चूंकि अकाउंट अलाउड के लेजर को क्लोज करना है, अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल करनी पड़ती है। तो जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं ना बेटा, तब आपको यहाँ से ये डेबिट अमाउंट है, ये 5000 डेबिट अमाउंट है, इसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे लेजर में, तो इसको मैंने क्रेडिट किया और साथ दूसरे अकाउंट में देखें डेबिट भी तो कर दिया ना जी। ठीक है, चूंकि हमने इससे पहले भी कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना सीखी नहीं है, तो ये एक लेजर से दूसरे लेजर में अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है, बस की डेबिट साइड पे गई है। ठीक होगा, ठीक होगा, शुक्रिया। आगे सर ये बैलेंस सीडी मसलन बीडी का क्या मतलब है? सीडी का तो मतलब है कैरेट डाउन। जी बेटा किसी और बच्चे का सवाल, काइंडली जिनका सवाल नहीं है वो ना माइक म्यूट कर लें, जिसने सवाल पूछना है वो काइंडली माइक अपना अनम्यूट करें। सर ये बैलेंस बीडी का क्या जी आयमा बेटा पूछिए। जी सर काइंडली ये प्रूडेंस का प्रिंसिपल दोबारा बता दीजिए। मैं बेटा प्रूडेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में ओवरस्टेट नहीं करना, ज़्यादा नहीं लिखना, ये कहता है प्रूडेंस का प्रिंसिपल। देखिए मैंने अपनी बैलेंस शीट में मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गई मेरी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आ गई जी। देखिए हमने डेटर से कितने पैसे रिसीव करने हैं, 72,000। प्रूडेंस कहता है कि आपने अपने डेटर्स को ओवरस्टेट नहीं करना, आप कम लिख लें। तो देखें
अभी तो ये 3600 रुपये जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अभी तो ये बैड हुए ही नहीं, अभी तो एक अंदाज़ा है कि शायद बैड डेट हो जाए। तो आज ही हल्का सा मुझे अंदाज़ा हुआ तो मैंने अपने डेटर्स को 72,000 को फ़ौरन से 3600 रुपये से कम कर दिया, माइनस कर दिया। तो अपने मैंने डेटर्स को ओवर स्टेट नहीं होने दिया। कम लिखना अकाउंटिंग में काबिल एक्सेप्टेंस है, काबिल वो कह सकते हैं कि इसकी गुंजाइश है, ज़्यादा नहीं लिख सकता। इसी तरह देखें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, और ये 6840 भी हमने डिस्काउंट दिए तो नहीं, ये तो अगले साल में देंगे। तो डेटर्स तो मेरे अभी आज की डेट में 72,000 है। तो प्रूडेंस कहती है कि 72,000 है तो सही, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा भी हो गया कि इसमें से कुछ पैसे नहीं मिलने, तो आप फ़ौरन अभी रिकॉर्ड करें बैलेंस शीट डेट पे। बैलेंस शीट डेट पे एसेट आपके कतन ज़्यादा नहीं लिखे होने चाहिए। तो देखिए इसीलिए मैंने 6150 कर दी। मेरे है 72,000 के डेटर्स, लेकिन लिखे कितने के दिए? 6150। मैंने अपने डेटर्स को कम कर दिया, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लिए। ये जो एस्टिमेटेड बैड डेट्स और एस्टिमेटेड डिस्काउंट अलाउड उसको भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ताकि मेरे एसेट्स कहीं ज़्यादा ना लिखे जाएं। ठीक है जी। सर इसमें हमने खाली प्रोविजंस लिखे, इसमें हमने बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं लिखे? बेटा वो देखें 72,000 में से वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हुए, मैंने ये कहा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड। वो देखें उसके लेजर में ऑलरेडी माइनस हो चुका है हमारा। मैं अगर डेटर्स का लेजर दिखाऊं, ये देखें 73,000 के डेटर्स थे, उसमें से 1,000 बैड डेट ये माइनस हो गया। अगर मैं ऊपर आऊँ 1 लाख के डेटर्स थे, ये जो 73,000 आया बैलेंस, इस 73,000 में से ये बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो मैं 2 दफ़ा क्यों माइनस करूँगा? अब मेरी बात समझें कि डेटर का बैलेंस जो होता है ना, उसमें से ऑलरेडी बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल जो होते हैं वो माइनस हो चुके होते हैं। तो आप सिर्फ प्रोविजन को माइनस करना होता, तो लिहाजा मैंने प्रोविजन को माइनस कर दिया। गॉट इट? सर ये जो आज वाला लेक्चर है, अगर ये हमने लेना हो तो ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? ये पैसों से मिलेगा। क्यों लेना आपने बेटा? सर आज सही तरह समझ नहीं आई, अब काइंडली वो प्रोसेस बता दें, मतलब कि जहाँ से परचेज कर सकते हैं ये आज का लेक्चर, या फर्दर भी अगर कोई लेना हो तो। CFE ई लर्न की वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मैं एहतियातन अपने दोनों लेक्चर्स, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूँगा एहतियातन। लेकिन नेक्स्ट टाइम यानी मंडे से ऑनवर्ड आपको लाइव क्लास ही पढ़नी होगी। अगर आप लाइव क्लास मिस करेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे, या अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप एक एप्लीकेशन दे के मिसिंग लेक्चर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आपकी जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, लाइक घर में लाइट नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं आ रहा, लेक्चर मिस हो गया। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह आज हम आपको शाम तक गाइड कर देंगे सब बच्चों को। तो आप उस प्रोसीजर के थ्रू अपना मिसिंग लेक्चर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड की हुई है और फिर आप लेक्चर मांग रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस की अटेंडेंस साथ साथ में लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अली सर बोलिए। अहमद बात कर रहे हैं। सर आसिफ। जी बेटा बोलिए आतिफ। सर ऐसा है कि लेक्चर लेने के दौरान कभी रुक जाता है, इस तरह डिस्टॉर्शन काफी हो जाती है, तो फिर लेक्चर समझ में मसला हो जाता है। इस वजह से कह रहे थे कि अगर लेक्चर बेशक उसी दिन के थोड़ी देर के लिए आप अवेलेबल करा दें तो। बेटा अगर आप बाकी क्लास के बच्चों से पूछेंगे तो ज़्यादातर बच्चों को ठीक समझ आ रहा होगा, ठीक कनेक्शन चल रहा होगा। अगर आपका खुद का इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको रुक रुक के चलेगा। तो ये आपको अपने इंटरनेट को देखने की ज़रूरत है। आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर बाकी बच्चों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि उनको स्मूथली लेक्चर डिलीवर हुआ है। आपके इंटरनेट की स्टेबिलिटी का इशू होगा। आप काइंडली अपना इंटरनेट चेक करें, उसके पैकेट्स में स्पीड कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। सर बस काइंडली कल वाला और आज वाला लेक्चर अवेलेबल कर दें, आइंदा से फिर आई नो आप बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, आई नो। मैं इंशाल्लाह इसका ना कुछ मैकेनिज्म बना के आप बच्चों से ज़रूर शेयर करूँगा, डोंट वरी। उस्ताद को पता होता है कि उसने कौन सी सहूलत है जो बच्चों के लिए अवेलेबल करनी है। जी मोहम्मद अली बेटा आपने प्लीज़ किया, अब आप पूछिए। सर लास्ट टाइम हमारे होमवर्क या टेस्ट में ना एक एंट्री आई थी जिसमें ना प्राइम एंट्री के क्वेश्चन में उसमें प्रोविजंस का जिक्र हुआ था, जब आपने कहा था इसको डिले कर दें। मैंने आपको होल्ड कराई हुई है, स्टार लगवाया था, ये चैप्टर जी सर। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लें तो फिर इंशाल्लाह ठीक है, आपको वो समझाऊंगा ज़रूर, डोंट वरी। जी सर। जी मुजम्मिल बेटा आपने हैंड रेज किया, आप पूछिए।
मुजम्मिल हुसैन, आपने हैंड रेज किया, अब आप काइंडली पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जो फाइनेंशियल इनकम है उसमें एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों ऐड किए हुए हैं बैड डेट्स, फिर उसमें क्यों नहीं एक हुआ? किसमें एस्टिमेटेड क्यों नहीं ऐड हुआ? किसमें बेटा? सर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इनकम है उसमें। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप किसका सवाल पूछ रहे हैं? आप आधा इनकम लफ्ज़ वाले में सर। बेटा इनकम वाले में देखिए, अगर मैं आपके पास लेके आऊँ ये इनकम वाले स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? जी सर। ये देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे आऊँ, इसमें देखिए जो 6600 है ना बेटा, इसमें दोनों अमाउंट शामिल हैं, ये एक्चुअल बैड डेट्स भी शामिल है और एस्टिमेटेड भी शामिल है। 6600 टोटल अमाउंट है। इसी तरह सर ये डिस्काउंट। सर जी यही पूछा है कि इसमें दोनों क्यों ऐड है, फिर फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें तो एक ही ऐड है एक्चुअली। नहीं बेटा, ऐसा कतन नहीं है, दोबारा देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें भी दोनों एडेड है और उसमें भी दोनों है। ये देखें, आपने 1 लाख की उधार की सेल्स की, उनसे जी सर। रिलेटेड एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों बैड डेट्स आ गए, जी एक्चुअल और सर। एस्टिमेटेड दोनों डिस्काउंट अलाउड आ गए, ठीक है, तो इनकी जी मैचिंग हो सर। गई। अब जी दूसरी सर। तरफ आइए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जो 72,000 ना, आइमा ने भी अभी यही सवाल पूछा था, इस जी सर। 72,000 में से ना बेटा ऑलरेडी एक्चुअल बैड डेट्स, ये देखें ये आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग है, इसमें एक्चुअल मैं लिख देता हूँ, एक्चुअल बैड डेट्स एंड एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, सब्ट्रैक्टेड इन द लेजर ऑफ डेटर्स के लेजर में से बेटा ये दोनों अमाउंट्स ऑलरेडी जो एक्चुअल वाली है ना वो तो माइनस हो चुकी हैं, तब भी तो जाके 72,000 बचा, नहीं तो 1 लाख ना होता। अगर आप जी उसमें सर। देखें, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखें 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, इसलिए 66 भी माइनस हो रहा है टोटल अमाउंट, और इसलिए 1180 भी माइनस हो रहा है। लेकिन जी जब सर। आप बैलेंस शीट में आएंगे, देखिए बेटा यहाँ पे तो 72,000 लिखा हुआ है, इस 72,000 में से ऑलरेडी एक्चुअल बैड डेट्स और एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड तो माइनस हो चुका लेजर में, तो क्या माइनस नहीं हुआ? वो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड नहीं माइनस होगा। अगर मैं डेटर्स के लेजर पे आऊँ तो ये देखिए बेटा, ये डेटर्स का लेजर है हमारा, इसमें से ये देखें बैड डेट्स माइनस हो गए, प्रोविजन तो नहीं जी। माइनस हुई ना। जी इसमें सर। से देखिए, अगर ऊपर वाला डेटर्स का लेजर देखें ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से भी डिस्काउंट अलाउड माइनस हो गया, बैड डेट्स माइनस हो गए, प्रोविजन इसमें से भी माइनस नहीं हुई। जी सर। तो ये जो 72,000 है, ये जो एडजस्टेड बैलेंस आया है, इसमें से ऑलरेडी एक्चुअल बैड डेट्स एंड एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड माइनस हो चुके हैं, कहाँ पे? लेजर में। तो इसलिए ठीक है हमने सिर्फ बैलेंस शीट में जाके उसकी प्रोविजन को माइनस किया। क्लियर जी? सर। जी सर। आइमा बेटा, आपको भी अब ज़्यादा क्लियर हो गया? यस सर। जी बेटा, और कोई सवाल किसी बच्चे का? बेटा आप बच्चों ने चूंकि ऑनलाइन क्लासेस पहली दफ़ा ज़िंदगी में अटेंड करना शुरू की है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में यू विल बी यूज टू ऑफ इट। काइंडली अपना इंटरनेट की कोशिश करें, इंटरनेट आपका बेहतर हो जाए या अनइंटरप्टेड रहे, और अगर खुदा ना खासा लेक्चर मिस हो जाए तो हम उसको रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप बच्चों तक अवेलेबल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों लेक्चर्स अवेलेबल कर दूँ, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है, और इसका मैं कोई मैकेनिज़्म बना के आप बच्चों से शेयर करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।